दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था बिजनेस मैनेजमेंट में, आज की ये क्लास स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए हमने डिजाइन की है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मात्र एक क्लास में संपूर्ण सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। और ये जो वीडियो है मेरे भाई वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि स्पेशल एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए इस वीडियो को हमने प्रॉपर डिजाइन किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को एग्जाम में मात्र देख करके आप तोड़ देंगे, एक भी चीज नहीं बचेगी। एक एक बात हम आपके माइंड में फिट कर देंगे। सारे टॉपिक का निचोड़ हमने इस वीडियो में डाला है, सारे पीवाईक्यू, सारे अपग्रेडेड क्वेश्चन, सब कुछ हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, एक भी चीज नहीं छूटेगी, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, जिस विश्वास के साथ आप अपनी ये क्लास देखेंगे, भाई साहब हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, डिगने नहीं देंगे भैया विश्वास को, है ना। और पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के दावा है। तो भाई साहब कंटेंट में हम समझौता कभी नहीं करते हैं। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कम टाइम में हम ज्यादा चीजें देने में बिलीव करते हैं मेरे भाई। और हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं सिलेबस, उसके बाद हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए, ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस है। इन चारों यूनिट को हमने अपने इसी वीडियो में वन लाइनर के फॉर्मेट में हमने कंप्लीट किया है। दोस्तों, हम 6 नंबर के वन लाइनर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से लेकर के 5 तक के वन लाइनर जो बचे हैं उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है इसमें प्रबंधन का परिचय। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भाई साहब सबको हम वन लाइनर के फॉर्म में समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। सुनिएगा, देखिए अब बात कर लेते हैं पहले 6 नंबर क्वेश्चन की। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक लाइन में समझिएगा। देखिए, दूसरों से कार्य करवाने की जो कला होती है भाई साहब, उसको कहते हैं सर मैनेजमेंट या प्रबंधन कहते हैं। अच्छा, इसी में दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि लक्ष्य पर आधारित प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई साहब 7 नंबर का प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है भाई साहब। तो ये गतिशील होता है, यानी कि जो योजना है वो टाइमली चेंज हो सकती है, परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकती है, स्टैटिक नहीं होती है। 8 नंबर का रहेगा आपका प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है वो है क्या एक्चुअल में। तो आप कहेंगे कि ये कला और विज्ञान दोनों है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि बताओ क्या है, केवल आर्ट है, केवल साइंस है ना। ये ट्रैप होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट 9 नंबर की, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या क्या है। देखिए भैया, कुशलता है, प्रभावशीलता, एफिशिएंसी की यहाँ पे बात होती है और इफेक्टिवनेस की बात होती है। अच्छा, मेन चीज इसमें याद रखेंगे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, यानी कि लक्ष्य को पाने के लिए जो चीजें हैं वो की जाती हैं। 10 नंबर का वन लाइनर है प्रबंधन प्रक्रिया। मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसके चरण क्या है भाई साहब, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। इसका मतलब होता है प्लानिंग। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हैं तो उसका प्लान बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको डायरेक्टिंग होती है उसकी, लास्ट में उसको कंट्रोलिंग किया जाता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यानी कि PO और DC, इसको आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार ही पूछे जाते हैं, एक भी चीज बचेगी नहीं, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। इस वीडियो को स्पेशल उन्हीं के लिए हमने बनाया है जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट है मैनेजरियल रोल यानी कि जो प्रबंध की ये भूमिकाएं हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले की क्लासेस में भैया हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, परेशान मत होना। एमसीक्यू बेस्ड क्लास में एक एक यूनिट को हमने कंप्लीट किया है। टोटल आपकी 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में हम एक एक यूनिट की क्लास हमने बनाई है। और ये मत सोचना कि बहुत लंबी अपनी क्लास होती है, मात्र 15 से 20 मिनट की हमने क्लास बनाई। आराम से आप देखने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है 1-1.25 घंटे में आप सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और साथ में हम आपको मैराथन भी दे चुके हैं, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स, सबकी मैराथन दे चुके हैं भैया। अब नेक्स्ट 11 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर है उसकी भूमिका या फिर रोल क्या क्या होते हैं भाई साहब। इसका रोल होता है नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व करना। अच्छा, इसके 3 मैनेजरियल रोल की अगर हम बात करें तो एक होता है आप इनका इंटरपर्सनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल और तीसरा होता है सर डिसीजनल, है ना। इस चीज को भी याद रखेंगे। सूचना संबंधी जो भूमिका है यानी कि इंफॉर्मेशन जो रोल है वो क्या है, तो भाई साहब सूचना एकत्रित करना और फिर बाद में क्या करना, अपने जो मतलब जो संगठन है उसको एम्प्लॉय तक, हर एक डिपार्टमेंट तक उसको पहुंचाना। बात करेंगे 13 नंबर वन लाइनर की, निर्णय संबंधी जो भूमिका है, डिसीजनल रोल है, वो क्या होते हैं भाई साहब, समस्या का समाधान करना। जो भी एम्प्लॉयज को समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है डिपार्टमेंट में, उनका निस्तारण करना, है ना। देखिए भैया, मिन्सबर्ग के अनुसार जो प्रबंधकीय भूमिकाएं होती हैं, मैनेजर रोल हैं, वो कितने हैं, तो आप कह देना सर 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान मत होना। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रबंधन विचारधारा यानी कि जो मैनेजमेंट थॉट है उसके बारे में ये है। और भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए 15 नंबर का वन लाइनर है वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कौन है भाई साहब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, FW टेलर। क्या है? FW टेलर है। इस वीडियो को हमने बनाया ही चूंकि इसलिए है कि रैपिड रिवीजन इस वीडियो में आपका हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट भी हो जाएगा, है ना। तुरंत आप वहां पे देख करके लगा देंगे कि भैया कौन सा आंसर सही है। देखिए 16 नंबर का
वन लाइनर, प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी है वो किसने दी? आप कहेंगे सर हेनरी फेबल ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम याद रखेंगे, हेनरी फेबल का नाम याद रखेंगे प्रशासनिक सिद्धांत में। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। 17 नंबर का वन लाइनर रहेगा मानव संबंध सिद्धांत, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है वो किससे जुड़ा है? आप कहेंगे सर एल्टन मायो से। किससे जुड़ा है? एल्टन मायो से जुड़ा है। भाई साहब ये नाम याद रखना, यहां से एक दो नाम जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात कर रहे हैं 18 नंबर के वन लाइनर की। देखिए प्रणाली सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम अप्रोच होता है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जितने भी भाग होते हैं वो सब आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहली बात होती है प्लानिंग की सर, है ना, प्लानिंग की बात होती है, फिर दूसरी बात होती है सर ऑर्गेनाइजिंग की, तीसरी होती है डायरेक्टिंग की और चौथी होती है कंट्रोलिंग की। अब ये जो जितने भी पार्ट हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो फिर आप संगठित किसे करेंगे, है ना, आप अगर संगठित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट किसे करेंगे, है ना, फिर बाद में कंट्रोलिंग किसे करेंगे। तो सारे जितने भी भाग होते हैं सब आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं मेरे भाई, है ना। 19 नंबर का वन लाइनर आपकी डिस्प्ले पे है, परिस्थिति दृष्टिकोण, यानी कि जो कंटीजेंसी अप्रोच होता है वो क्या कहता है? भाई साहब परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, है ना। ये यही कहता है कि भैया आपकी जो आपका जो प्लान हो वो फ्लेक्सिबल हो मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं कि आपने जो प्लान बना लिया अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने प्लान को चेंज ही ना कर पाए। तो मेरे भाई क्या है, परिस्थिति के अनुसार आपका निर्णय जो है वो होना चाहिए, जिस हिसाब की परिस्थिति वैसा आपका निर्णय। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है प्लानिंग, इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मेरे भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है नियोजन, यानी कि प्लानिंग का पहला चरण कौन सा होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि उद्देश्य निर्धारण। भाई साहब इस वीडियो को हमने केवल ऐसे ही डिजाइन नहीं किया कि हमने क्वेश्चन लिए और उठा के बना दिए। भाई साहब बहुत सोच समझ करके चीजों को बनाया जाता है, सारे PYQ को एनालाइज किया जाता है कि क्वेश्चन कितने अपग्रेड हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो पहला जो चरण होता है, पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है उद्देश्य का निर्धारण। आप कोई भी योजना बनाते हैं सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि भैया हमें करना क्या है, एक्चुअल हमारा काम क्या है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का कि नियोजन, यानी कि जो प्लानिंग है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आपने कहा भैया फ्यूचर ओरिएंटेड, है ना, भविष्य को ध्यान में रख करके ही हम प्लान बनाते हैं। जैसे जब हम आपको क्लास करा रहे थे तो एक एक बात हमने आपके माइंड में फीड की थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भैया कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें देने में बिलीव करते हैं। अगर आपको चीज़ें मतलब हो सकता है फास्ट लग रही हो तो रोक रोक करके चीज़ों को समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड जो है आपकी योजना होती है। जैसे आपको कानपुर से झांसी जाना है मेरे भाई, है ना, कानपुर से झांसी अगर आपको जाना है तो आप सुबह में उठेंगे, आप पूरी योजना बना लेंगे कि कितने बजे आपको ट्रेन पकड़नी है, कितने बजे आपको बस स्टैंड पहुंचना है, कितने बजे आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है। तो सारी योजनाएं आपकी होंगी पहले से, ठीक है। तो ये आपको जहां जाना है उसकी योजना आप पहले से बना रहे हैं तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें ही कहलाएंगी, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं की भी हम बात करें, चाहे छोटी मोटी दुकान क्यों ना हो, सब में मेरे भाई जो योजना है वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। 22 नंबर का आपका वन लाइनर रहेगा नियोजन, यानी कि प्लानिंग का महत्व क्या है? तो भाई साहब प्लानिंग के महत्व की बात कर लें, अनिश्चितता कम करना, यानी कि रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो यही होता है प्लानिंग का महत्व, मतलब जो अनिश्चितताएं हो सकती हैं उनको कम कर देना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करते हैं, बिना योजना बनाए अगर आप कोई भी काम करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें सफल होने के चांस आपके घट जाते हैं। 23 नंबर का आपका वन लाइनर रहेगा डिस्प्ले पे, प्रभावी नियोजन, यानी कि इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है ना। सबसे बेहतरीन इफेक्टिव प्लानिंग भैया वही होती है जो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो मेरे भाई, है ना। अच्छा लचीली और फ्लेक्सिबल से क्या होगा? लचीली फ्लेक्सिबल से ये होगा कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, देखिए जैसे आप कानपुर से, वही हम एग्जांपल ले रहे हैं, कानपुर से अगर आप झांसी जा रहे हैं और ट्रेन ही कैंसिल हो गई, फिर आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे भैया हम तो प्लान बनाए थे कितने बजे यहाँ वहां जाएंगे और ट्रेन पकड़ लेंगे, अब ट्रेन कैंसिल हो गई तो हम क्या करें? अब हम नहीं जाने वाले। ऐसा नहीं करना है। और बेहतरीन आपकी प्लानिंग वही होगी जो परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाए मेरे भाई, फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट की बात करेंगे नियोजन, यानी कि प्लानिंग के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको आपको बताना है। भाई साहब रणनीतिक होनी चाहिए, है ना, और कार्यनीतिक होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेटेजिक भी होने चाहिए और टैक्टिकल भी होने चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं निर्णय लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग। भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 101% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इस वीडियो को चूंकि हमने सारे पॉइंट्स को इस तरह मेंटेन इसमें हमने किया है, आप देख भी पा रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। विश्वास रखना अपने इस भाई पर। देखिए निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है? तो इसमें होता है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, यानी कि जो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक को चुनना, ये आपका क्या है भैया निर्णय लेने में होता है। और इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो फिर आप अल्टरनेटिव अगर आपके पास होंगे ही नहीं तो फिर आप उसमें से बेस्ट क्या चुन पाएंगे बताओ, है ना। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस इसमें होने बहुत जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। 26 नंबर का वन लाइनर है नियमित निर्णय, यानी कि प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? प्रोग्राम डिसीजन होता है मेरे भाई रूटीन डिसीजन, जो आपको डेली लेना पड़ता है,
ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं, मैनेजमेंट जो होती है वो लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन हमने प्लान बना लिया है ना, ऑर्गेनाइज कर ली चीज़ें है ना, डायरेक्ट कर ली, कंट्रोल कर ली, इसके बाद नेक्स्ट डे हमें नहीं करना पड़ेगा। भाई साहब, रोज चलेगी, डेली चलने वाली प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर का वन लाइनर है, अनियमित निर्णय यानी कि जो नॉन प्रोग्राम्ड है डिसीजन है वो क्या होते हैं, यानी कि जो नॉन रूटीन डिसीजन है, मतलब ऐसा नहीं कि रोज ही इनको डिसीजन को लिया जाए, जब कभी हो सकता है सडनली है ना, हमें निर्णय जो है वो लेना पड़ सकता है सडनली। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा होता है। भाई साहब, फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, पहले चरण की, समस्या को पहचानना है ना, समस्या की पहचान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है फर्स्ट स्टेप होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिएगा, देखिए भाई साहब, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 चूड़ियों के दाम बताओ, आप कहेंगे सर हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि जब तक आपको एक चूड़ी का दाम पता नहीं होगा, आप कैसे बताएंगे, बताओ 10 चूड़ियों के दाम। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है समस्या की पहचान, है ना। एक्चुअल में समस्या है क्या, प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है ना, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव चेक किए जाते हैं, बाद में फिर डिसीजन लिए जाते हैं। निर्णय जो लेना होता है भाई साहब, डिसीजन मेकिंग होता है, उसका महत्व क्या है भाई साहब, इसका महत्व ही होता है रिड्यूसेस रिस्क, मतलब जो रिस्क होती हैं, जोखिम जो होते हैं, उनको कम करना। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमबीओ। भाई साहब, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, जरूर से जरूर बनेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर कि आप सब में कह रहे बनेंगे। भाई साहब, विश्वास रखना, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हमने बड़े सिलेक्टिव तरीका से यहाँ पे लिखा है। देखिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन यानी कि एमबीओ के जो जनक हैं, फाउंडर हैं, वो कौन है? आप कहेंगे सर पीटर ड्रकर हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यही आपको 101% देखने को मिल सकता है। विश्वास रखना भैया, एक एक चीज आप माइंड में फिट करते चलना। तो नाम याद रखना, पीटर ड्रकर साहब जो है एमबीओ के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? पीटर ड्रकर साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 31 नंबर का एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हो सकता है यही आपसे फुल फॉर्म पूछ लें, तो इसको भी याद रखना। उसका आधार क्या है? आप कहेंगे सर गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य को निर्धारण करना ही इसका आधार है। 32 नंबर का रहेगा नेक्स्ट आपका एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उसका मुख्य फोकस क्या होता है? भाई साहब, इसका मेन फोकस होता है रिजल्ट की तरफ। क्या होता है? रिजल्ट की तरफ इसका मेन फोकस होता है। एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका लाभ होता है मेरे भाई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि जो परफॉर्मेंस हो रही, जो काम वहां पे हो रहा है उसको सुधारना। नेक्स्ट है आपका संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो ये होता है कार्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स की यहाँ पे बात होती है। देखिए, आप कोई भी कंपनी बना रहे हैं, उससे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, है ना। दूसरा, फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन आप जब बनाएंगे, उस चीज को मेंटेन करेंगे, तो आप एम्प्लॉय रखेंगे, है ना, डिपार्टमेंट बनाएंगे, तो सब चीजों को क्या करेंगे? आपने कहा ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे। तो वही होता है मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संगठन क्या है? आप कहेंगे सर कार्य संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स की यहाँ पे बात होती है। 35 नंबर का बल्लाइन आपकी डिस्प्ले पे है। अधिकार यानी कि अथॉरिटी क्या है? भाई साहब, अधिकार यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो आदेश देने का जो अधिकार है, राइट टू गिव ऑर्डर्स, ये होती है भाई अथॉरिटी। समझे कि नहीं? अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भाई कार्य की जिम्मेदारी, सबको, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको अपनी अथॉरिटी, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, केंद्रीकरण क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सेंट्रलाइजेशन क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सत्ता उच्च स्तर पर, यानी कि जो पावर है वो टॉप लेवल पर होती है, जो निर्णय है वो टॉप लेवल पर लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? सत्ता का वितरण होता है, यानी कि जो निर्णय है वो आपके एम्प्लॉय से भी पूछ करके लिए जाते हैं। इसको कहते हैं सर डिसेंट्रलाइजेशन। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हो सकता है कि जो आपको चीज़ें हैं वो कम समझ में आ रही हो, क्योंकि आपने डिटेल नहीं पढ़ा है, और डिटेल हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। 4 यूनिट आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। केवल बिजनेस मैनेजमेंट ही हमने आपको नहीं पढ़ाया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, अप्लाइड एथिक्स, सब कुछ हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विभागीकरण यानी कि डिपार्टमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही। देखिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 39 नंबर का वन लाइनर, कार्य आधारित विभागीकरण क्या होते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होते हैं? देखिए, कार्य आधारित से सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि जो कार्य के आधार पर जिन डिपार्टमेंट को बनाया गया है ना, यानी कि कार्य के आधार पर जिनको विभाजन किया गया है, विभागों को बनाया गया है, उनको कहते हैं सर कार्य आधारित डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपका उत्पाद आधारित विभागीकरण क्या है, यानी कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन क्या होते हैं? भाई साहब, उत्पाद से समझ में आ रही चीज हमें कि उत्पाद के आधार पर विभाजन करना। ठीक है, विभागों का उत्पाद के आधार पर विभाजन करना। इसमें लास्ट 41 है आपका क्षेत्र आधारित विभागीकरण क्या है? आपने कहा सर जिनको क्षेत्र के आधार पर
विभाजन करके जो डिपार्टमेंट बनाए गए उनको कहते हैं सर। देखिए अब यहाँ रहेगा नेक्स्ट आपका संगठन संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन को हम यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में समझ लेते हैं। देखिएगा 42 नंबर का है कि लाइन संरचना यानी कि लाइन स्ट्रक्चर क्या है। आप कहेंगे सर सिंपल चेन है, सीधी अधिकार श्रृंखला इसमें होती है। सीधी अधिकार का मतलब होता है पहले टॉप लेवल तक यानी कि बॉस के पास, फिर बॉस क्या करेगा भैया मैनेजमेंट के पास, है ना, फिर उसका जो सुपरवाइजर है ना, एचओडी है उसके पास, फिर एम्प्लॉय के पास। तो ये सीधा चेन आधारित होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है आपका कार्यात्मक संरचना यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें होता है मेरे भाई विशेषज्ञता के आधार पर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसके पास स्किल है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मैं कहूँगा जो स्किल्ड है सबसे पहले उसके पास, फिर दूसरी उसके पास, जिनके पास थोड़ा कम है फिर थोड़ा कम, इस तरह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट 44 नंबर का है मैट्रिक्स संरचना। मैट्रिक्स संरचना का मतलब होता है भैया दोहरी अधिकार प्रणाली यानी कि इसमें ड्यूअल अथॉरिटी की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है आपका निर्देशन व समन्वय, इसको और समझ लो डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए भैया बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो को बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। वीडियो को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है मेरे भाई, लेकिन वीडियो को खत्म करना ये बड़ी चीज होती है। देखिए निर्देशन या फिर डायरेक्शन क्या है इसको समझते हैं। मार्गदर्शन करना भैया जो है वो डायरेक्शन होती है, निर्देशन होता है यानी कि गाइडिंग एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको गाइड करना कि आपको फलाना काम करना है, आपको फलाना काम करना है और इस तरह से करना है, ये चीजें। नेक्स्ट है आपका समन्वय और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन होता है भैया प्रयासों का मेल यानी कि यूनिटी ऑफ एफर्ट की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्यों आवश्यक है भैया, कार्यों में एकता के लिए, हार्मोनी के लिए आवश्यक होते हैं चीजें। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको हम जरा कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो भाई साहब सूचना का आदान प्रदान करना, जो आपके थॉट है उनको आपस में शेयर करना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको कहते हैं मेरे भाई कम्युनिकेशन, सिंपल सी यहाँ पे बात है। अब नेक्स्ट है आपका औपचारिक यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो ये आधिकारिक माध्यम वाले हैं, जो ऑफिशियल काम होते हैं, है ना, उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखी जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक संचार यानी कि इन्फॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, जो भैया ग्रेप बायंस होती हैं, अनौपचारिक बातें होती हैं। अनौपचारिक बातें कैसे होती हैं, जैसे अब बात चल रही कि भैया अब जो नया बॉस आ रहा है वो सैलरी सबकी काट देगा, है ना। अब ये कहावत टाइप समझ लो, कैसे भी समझ लो, तो ये सब क्या है, आपने कहा सर ये अनौपचारिक बातें हैं। और फॉर्मल में क्या है, जो बात आपसे मीटिंग में रखी जा रही है, जो सब चीज़ें हो रही हैं वो। अब नेक्स्ट है आपका 51 नंबर का वन लाइनर, संचार में बाधा यानी कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अच्छा ये तो बहुत चीज़ों से बन सकती है। देखिए नॉइस, है ना, अब अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो आपकी जो बात है दूसरे व्यक्ति तक कन्वे ही नहीं हो पाएगी, है ना। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। आपको हो सकता है कि आप इंग्लिश में बात करते हो और दूसरा वाला हिंदी भाषी हो, है ना, वो हिंदी समझता हो, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो परफेक्ट कम्युनिकेशन वही है कि जो सामने वाला समझता है उसी भाषा में आप बात करें और वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, आपका जो मैसेज है वो सही तरीके से रिसीवर तक पहुँच जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब 52 नंबर की बात करेंगे। देखिए भैया सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं केवल इसी सेमेस्टर में हम आपके काम आ रहे हैं, नहीं, हर सेमेस्टर में, है ना, 6 सेमेस्टर में काम आएंगे, 3 साल हम आपके काम आएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, जुड़ जाओ। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन हमने कहा था कि भैया जो नोट्स हैं हम आपको एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट मात्र हम 100 रुपये में आपको दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि सर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। तब हमने क्या किया था कि जो मैराथन नोट्स हैं, मैराथन क्लास के नोट्स हम 30 रुपये में हमने आपको दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने लिए हैं 30 रुपये में। एक सब्जेक्ट के मैराथन कंप्लीट नोट, 2 सब्जेक्ट के 50 में, और भाई साहब 3 सब्जेक्ट के हमने 60 रुपये में तक दिए हैं। आप बताओ इससे सस्ता क्या ही मिलेगा। और आज की इस क्लास में भैया हम चलो ये भी कह देते हैं कि बहुत सारे भाई बहन जो हमारे परेशान है, तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो एक सब्जेक्ट का नोट्स जो हम 100 रुपये में दे रहे थे, आज चलो भैया 3 सब्जेक्ट के नोट्स हम मात्र 150 रुपये में आपको दे देते हैं, ठीक है। पढ़ लो भैया, बहुत अच्छे से पढ़ लो। और सच में पूरे यूट्यूब पर जो दमदार कंटेंट देने का हम दावा करते हैं, भाई साहब अपने नोट्स में आप कमी निकाल देना तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 92 36 32 92 36 32 63 96, और आप हमसे नोट्स के लिए कह सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट 52 नंबर की यहाँ पे बात करेंगे, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार क्या है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार होता है भैया स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन प्रबंधन यानी कि चेंज मैनेजमेंट। अच्छा चेंज मैनेजमेंट क्या होता है भाई साहब, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको ऊपर से बनाया जाता है, जैसे सेंट्रलाइजेशन की हम जिसकी बात कर रहे थे, तो बॉस जो है वो चीज़ें बनाते हैं। अब उनने बनाया, अब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं डरते हैं कि पता नहीं हम इसके अनुकूल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना, इस चीज़ को हम काम कर पाएंगे इस चीज़ में, या ढल पाएंगे नहीं ढल पाएंगे, तो वो सब चीज़ें होती है।
तो इसलिए बहुत सारे तरीके यहाँ पे निकाले जाते हैं। परिवर्तन चेंज क्या है, तो भैया प्रणाली में बदलाव यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन कर देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नियोजित जो परिवर्तन है, प्लान चेंज है, वो क्या है, आपने कहा सर जो योजना है उसके योजना के अनुसार बदलाव कर देना, सिस्टमैटिक चेंज इसमें होता है। नेक्स्ट वन लाइनर है आपका परिवर्तन का विरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज। भैया ये क्यों होता है, ये होता है अज्ञात का डर, फियर ऑफ अननोन। इसलिए होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज डरते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो हम पे हावी हो जाए और हमें कंपनी से निकलना पड़ जाए, या फिर हम हो सकता है उस रूल्स में हम ढल ही ना पाए। तो ये चीज़ें होती हैं। विरोध कम कैसे करेंगे, तो रिड्यूस रेजिस्टेंस की क्या बात होती है भैया, भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट रहेगा भैया नियंत्रण, भाई साहब है ना, कंट्रोलिंग से क्वेश्चन एग्जाम में ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। लगभग 100 वन लाइनर के आसपास इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत तगड़े अंदाज में हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। 57 की बात करेंगे, नियंत्रण कंट्रोलिंग क्या है। देखिए भैया, कार की जांच करना, है ना, चेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कंट्रोलिंग होती है। पहला मैंने आपको बताया था प्लानिंग, दूसरा आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आपको बताया था आपको डायरेक्टिंग, और चौथा होता है आपका कंट्रोलिंग। भाई साहब आपने प्लान बना लिया, है ना, और बहुत अच्छे से संगठन आपने बना लिया, उसके बाद उसको अच्छे से डायरेक्ट किया कि आपको फलाना फलाना काम करना है, और फिर उसमें देखना कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है ना, कोई एरर आ रहा है, तो फिर उसको कंट्रोल करना, है ना, और बाद में जो दिक्कत हो रही है उसको इंप्रूव करना। तो चेकिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है वो कंट्रोलिंग की जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कार्य की जांच के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब 58 नंबर का नेक्स्ट है नियंत्रण प्रक्रिया यानी कि कंट्रोल जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है भैया मानक निर्धारण, यानी कि स्टैंडर्ड इसमें सेट किए जाते हैं और बाद में देखा जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके मानकों के निर्धारण के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका 59 नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है। भाई साहब कंट्रोलिंग का उद्देश्य होता है कि इंप्रूव करना, त्रुटि सुधारना, है ना। त्रुटि सुधारने का मतलब होता है, जैसे पहले हमने अभी आपको बता रहे थे कि जो प्लानिंग होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी डायरेक्टिंग और चौथी हम आपको बता रहे थे कंट्रोलिंग। तो इन सब के बाद जो दिक्कत हो रही है अगर कुछ किसी काम में, तो उसको बहुत अच्छे से समझना और इंप्रूव करना ही कंट्रोलिंग का मेन काम होता है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर का कि भैया प्रभावी नियंत्रण क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल कैसे होना चाहिए। तो वो होना चाहिए सरल होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, सिंपल और फ्लेक्सिबल, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा मोटिवेशन। भाई साहब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर बनता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिवेशन का उद्देश्य होता है मेरे भाई कि व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा अंदर से पैदा हो जाए, है ना, उसको खुद लगे कि हमें काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। पहली चीज़ तो ये होती है। अब ये होता कैसे, कैसे संभव है, तो पहली इसमें चीज़ होती है कि भैया उसको कुछ सैलरी दे दी, बोनस दे दिया टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर अपने स्पीच से, या फिर आपने पीठ थपथपाई, शाबाश बोला कि अरे वाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप उसको प्रेरणा अंदर से डाल सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब ऐसा नहीं केवल एम्प्लॉयज़ को डालते हैं, बॉस जो है वो मैनेजर को डालते हैं, मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को डालते हैं, तो सारी चीज़ें चेन के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट इसमें 61 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रेरणा मोटिवेशन होती क्या है। तो भैया कार्य करने की जो इच्छा है, इनर ड्राइव की यहाँ पे बात होती है, अंदर से काम करने की इच्छा। 62 नंबर की बात करेंगे आर्थिक प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करेंगे, बोनस दो उसको, सैलरी दो, है ना, तो ये सब चीज़ें। अच्छा गैर आर्थिक प्रोत्साहन क्या होते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, मतलब किस तरह से आप उसको मोटिवेट करेंगे बिना कुछ दिए। सिंपल सा कहने का ये अर्थ हुआ भाई साहब, उसको सम्मान दो, रिकॉग्निशन दो, उसको पहचान दो, है ना, उसको बोलो। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कंपनीज में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसे करके अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। 64 नंबर का MCQ यहाँ पे रहेगा, माफ करना बल्लेंद्र यहाँ पे रहेगा, प्रेरणा मोटिवेशन का क्या महत्व है। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का महत्व होता है भाई साहब प्रदर्शन बढ़ाना, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है। समझिएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट कर लिया है तो मुझे लगता है कि आपने लगभग 60 से 70% काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब बचा कुचा जो भी है उसको और अच्छे से समझ लो, वो भी बड़ा ज़बरदस्त आपको मिलेगा। देखिएगा 65 नंबर का वन लाइनर सुन लो, मास्लो का सिद्धांत क्या है, मास्लो की थ्योरी क्या है। देखिए आवश्यकताओं के क्रम जो है इनने अपने सिद्धांत में बताया है, और आवश्यकताएं कैसी होती हैं, पहली जो बेसिक नीड है, उसके बाद फिर जो नीड बढ़ती जाती है, फिर नीड बढ़ती जाती हैं, तो इस तरह से। तो पहली जो नीड होती है वो होती है, क्या होती है भैया, हवा पानी, है ना, रोटी कपड़ा मकान। फिर दूसरे तरफ जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर लगता है कि हमें सुरक्षा मिल जाए, फिर लगता है हमें सम्मान मिल जाए, है ना, फिर इस तरह से जो चीज़ें आवश्यकता है वो बढ़ती जाती है व्यक्ति की। नेक्स्ट है आपका मैस्लो में सबसे उच्च स्तर क्या होता है, हाईएस्ट लेवल क्या है। आपने कहा सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसातीकरण जो है सबसे ऊंची अवस्था है, सबसे ऊपर वाला स्तर है।
47 की बात करेंगे, हर्जबर्ग सिद्धांत क्या है? तो भैया इनका है हाइजीन प्लस मोटिवेटर वाला सिद्धांत, ध्यान रखना। 68 नंबर की बात करेंगे, मैकग्रेगर का थ्योरी जो एक्स है वो क्या कहती है? आपने कहा भैया कर्मचारी जो है वो काम से बचते हैं, इनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है। अच्छा, मैकग्रेगर की थ्योरी वाई क्या कहती है? वो कहती है कि कर्मचारी स्वप्रेरित होते हैं। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से 101% बनेगा, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 101 की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे रुके होंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। देखिए भाई साहब, है ना, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स कहती है कि कर्मचारी काम से बचते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, है ना, काम चोर होते हैं, उनका ये कहने का मतलब है। अब वाई थ्योरी में उन्होंने कह दिया कि कर्मचारी स्वप्रेरित होते हैं, है ना, वो काम करते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर का रहेगा आपका, औची का सिद्धांत क्या है? तो भाई साहब इनने दिया था जेड थ्योरी। क्या दिया था? जेड थ्योरी इनने दिया था। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले की क्लासेस में मैराथन वीडियो के साथ हम एक क्लास में संपूर्ण एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है बिजनेस मैनेजमेंट की मैराथन हम आपको दे चुके हैं वन शॉट, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दे चुके हैं, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबकी हम मैराथन वीडियो दे चुके हैं। और साथ ही में सबके बहुत अच्छे टॉप लेवल वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिनके पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उनकी वीडियो भी हमने अलग से बनाई थी। तो मैराथन क्लास की भी प्लेलिस्ट अलग से हमने बना दी है ना, सारी प्लेलिस्ट हम अलग से बना चुके हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट मेरे भाई जरूर विजिट कीजिएगा, है ना। यहाँ से ये होगा कि आपको सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, बाकी आप अगर प्लेलिस्ट चेक करना जानते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। मेरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा समझिएगा। देखिए नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे सर इनको पहले लगाना चाहिए था। देखिए जो बच्चे लास्ट में रुकेंगे ना वीडियो में, उनको कुछ तो बहुत तगड़ा मिलना चाहिए, है ना। जो लोग छोड़ कर चले जाएंगे उनको वो ये चीज़ मिस कर जाएंगे। तो इसमें 71 नंबर की बात कर रहे हैं, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप होती है मेरे भाई दूसरों को प्रभावित करना, है ना, दूसरे आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो इस तरीके का जो नेतृत्व है आपका, कि आप काम बहुत बेहतरीन तरीके से करें। और इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला तो होता है कि भाई आप सभी की भागीदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास वाली बात। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सख्त नियंत्रण वाले व्यक्ति हैं, है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपने बनाया हुआ है। नेक्स्ट आपका निरंकुश नेतृत्व क्या होते हैं और लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या होते हैं, है ना, इनको समझना पड़ेगा। निरंकुश नेतृत्व क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है मेरे भाई सख्त नियंत्रण, है ना, आपने जो रूल्स बना दिए उसको फॉलो, बस कुछ भी कंडीशन हो एम्प्लॉयज को फॉलो करने ही पड़ेंगे वो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब लोकतांत्रिक क्या होते हैं, है ना, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? इसमें सभी की भागीदारी होती है। आप कोई रूल्स बना रहे तो आप अपने एम्प्लॉयज से भी पूछते हैं, प्रत्येक जो वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी है आप उससे पूछते हैं कि भाई बताओ, है ना, कौन से रूल सही हैं, क्या जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है ना, या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सब चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं। 74 नंबर नेक्स्ट है, मुक्त नेतृत्व क्या है? लाइसेंस फेयर लीडरशिप की यहाँ पे बात हो रही, इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, फ्री हैंडेड यहाँ पे काम होता है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे 75 नंबर की, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप का मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम होता है मेरे भाई मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, गाइड भी करना प्लस मोटिवेट भी करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंकर्ट नेतृत्व प्रणाली, यानी कि जो लिंकर्ट सिस्टम ऑफ लीडरशिप है उसको मैं यहाँ पे समझ रहे हैं। भाई साहब इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों तक, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ लें। तो अंत समय में ये वीडियो भी भला कर जाएगी। अगर हो सके तो इस वीडियो को मेरे भाई एग्जाम के कुछ मिनट पहले आप देख करके चले जाना, फास्ट 2x करके, हो सकता है क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। और हो नहीं सकता है, मुझे तो लगता है कि शिव जी की कृपा से इस वीडियो को हमने बनाया है, उन्हीं की प्रेरणा से, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि जरूर बूम करेगी। देखिए बात करेंगे 76 नंबर का, जो वन लाइनर है आपके डिस्प्ले पे है, लिंकर्ट के अनुसार कुल सिस्टम यानी कि टोटल जो सिस्टम है वो हैं कितने? आपने कहा 4 सिस्टम इनने बताए मैनेजमेंट के। कितने बताए? 4। तो पहला इसमें सिस्टम है, इसको हम एक्सप्लोटेटिव बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सर कठोर और शोषणकारी नेतृत्व, यानी कि जो मैनेजर होता है उसका जो नेतृत्व होता है भाई साहब कठोर होता है ना, और शोषणकारी नेतृत्व होता है कि भैया इतना काम करना पड़ेगा, इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, है ना, 12 घंटे आपको इतना इतना काम करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें। दूसरा सिस्टम है बेनवोलेंट, मतलब कहने का कि दयालु लेकिन नियंत्रण वाला नेतृत्व जो होता है। नेक्स्ट 79 की यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा सिस्टम क्या है? आपने कहा सर कंसल्टेटिव। ये क्या होता है? ये सलाह लेकर के निर्णय लेता है, ठीक है, पहले सलाह लेगा उसके बाद निर्णय देगा। अच्छा 80 नंबर का रहेगा। सिस्टम 4 क्या है? तो भाई साहब ये होता है पार्टिसिपेटिव, इसमें सभी की भागीदारी से निर्णय लिया जाता है ना, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबकी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की जाती है। अब नेक्स्ट रहेगा प्रबंधन की विशेषताएं।
अब यहाँ पे समझ लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। भाई साहब 100% जब हम इस वीडियो में सब चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं तो छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, एक एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। भाई साहब जब बचेगा ही नहीं कुछ तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा आप बताओ। 81 नंबर का ये क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है, प्रबंधन मैनेजमेंट की मुख्य विशेषता क्या है। तो भाई साहब मुख्य विशेषता है इसमें कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ना आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, मैराथन वीडियो बहुत तगड़े अंदाज में हमने बनाई थी, तो उसको आप देख लें, वहाँ पे आपको सब चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझाई है। क्योंकि एक क्लास में एक यूनिट हमने कंप्लीट की है इसकी बिजनेस मैनेजमेंट की, तो 4 यूनिट को आप उनको भी देख लें, वहाँ तो बहुत तगड़े तरीके से हमने एक एक चीज़ की जो व्याख्या है वो बहुत सटीकता से की थी, है ना, देसी अंदाज में की थी, एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाए ऐसी लैंग्वेज हमने यूज़ की थी वहाँ पे। तो आप एक बार देख जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट की जो विशेषता है वो क्या है, तो भाई साहब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट में एक बार चीज़ें कर दी और उसके बाद वो चलती रहेंगी, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं चलेंगी, रोज चलाने वाली प्रक्रिया है। क्या प्रबंधन मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है वो उन्मुख होता है, हाँ भाई ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ध्यान रखना मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है, आपने कहा सर लक्ष्य को निर्धारण करने वाली, है ना। इसमें क्या होता है, पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, मानक स्टैंडर्ड पहले तय किए जाते हैं, इसके बाद पूरी जो टीम होती है उस लक्ष्य को अचीव करने में लग जाती है। समझ गए कि नहीं समझे, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होती है है ना। दो चीज़ें आपको याद रखना है, पहला क्या कि भैया कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूसरा गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है आपका क्या प्रबंधन मैनेजमेंट सार्वभौमिक है, आपने कहा हाँ भैया यूनिवर्सल है, हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, या फिर मेरे भाई फैक्ट्री हो, या बहुत बड़ी MNC कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो। मेरे भाई प्रबंधन का महत्व क्या है, अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 84 देखिएगा, प्रबंधन मैनेजमेंट का मुख्य महत्व जो होता है संसाधनों का सही उपयोग, यानी कि जो आपके पास चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की यहाँ पे बात होती है, सब बढ़िया अच्छे से उपयोग करके उनसे अपना काम निकालना। क्या प्रबंधन मैनेजमेंट विकास में सहायक है, हाँ भाई साहब आर्थिक विकास को ये बढ़ाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है कि भैया पैसे छापने में अगर आपको सही योगदान कोई देता है वो देता है बेहतरीन मैनेजमेंट। प्रभावी नियोजन के मापदंड यानी कि क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, तो इफेक्टिव प्लानिंग के जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए सरल और स्पष्ट, बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी प्लानिंग में। क्या नियोजन लचीला होना चाहिए, हाँ भाई फ्लेक्सिबल जो प्लानिंग है आपकी होनी चाहिए, है ना। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं सर नियोजन, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें ऐसी हो गई कि आपको प्लान अपना बदलना पड़ा, तो भाई साहब आपका प्लान ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होना चाहिए कि वो बदल जाए, ऐसा नहीं कि आप बदल ही नहीं पा रहे। संचार नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, यहाँ भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसके बाद ये वीडियो लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है भाई साहब, सूचना प्रवाह का ये ढांचा होते हैं, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे 89 की, प्रमुख नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नेटवर्क में बात होती है तो व्हील की, वो कहते हैं ना व्हील चेयर पर बैठ करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझा जाता है, मतलब इस तरह से जो कोई योजना है वो इस तरह से घूमती है। दूसरी चेन में, है ना, कोई भी सूचना का प्रवाह है वो चेन में होता है ना। सर्किल में होता है किसी सूचना का प्रवाह, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अब लास्ट इसमें जो टॉपिक बचा है परिवर्तन प्रक्रिया, चूंकि इस टॉपिक को हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसको हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन जो रह गए थे, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बचना नहीं चाहिए, तो एक एक चीज़ को समझाना, आपके माइंड में फिट करना, ये फिर मेरी गारंटी है। और मुझे लगता है कि मैंने एक एक बात आपके माइंड में फिट भी की होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे हैं, भाई साहब इजी नहीं लग रहा है, इजी तरीके से समझाए गए हैं। और एक और बात बताएं, अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी परसेंटेज में, है ना, ग्रहण लगा लेंगे। देखिएगा परिवर्तन प्रक्रिया क्या है, ये बस लास्ट रहेगा, इसके बाद जो बच गए थे 1 से 5 उनको हम पढ़ लेंगे। सुन लो अब यहाँ पे 90 नंबर का है, परिवर्तन प्रक्रिया चेंज प्रोसेस का पहला चरण क्या होता है। तो पहला जो चरण इसमें होता है चेंज का, स्थिति को बदलने की तैयारी, यानी कि अनफ्रीजिंग इसमें होती है ना, स्थिति को बदलने की तैयारी होती है। दूसरा चरण होता है चेंजिंग, यानी कि इसमें जो वास्तविक बदलाव किया जाता है वो होता है। अब तैयारी करने से पहले बहुत सारे इसमें अरेंजमेंट इसमें करना पड़ता है, और वास्तविक जो बदलाव होता है भाई साहब ये दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम चरण होता है भैया नई स्थिति को स्थिर रखना। अब जो नई स्थिति बन गई उसको स्थिर रखने के लिए रिफ्रीजिंग की जाती है। अब जो टॉपिक रह गया था जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन थे, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाने का ये मतलब है मेरे भाई कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ये वेदों में प्रबंधन यानी कि वैदिक मैनेजमेंट की बात नहीं है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ये इंक्लूड है। तो भाई वीयू झांसी की बात करें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, तो इसमें तो ये है,
बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अगर नहीं है तो उतना ही आपके लिए लाभदायक है, और अगर जिनमें है तो आप इस चीज को भी कंप्लीट कर लो। कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 मिनट और लगेंगे। सुन लो यहाँ पे। तो पहला इसमें है वेदों में प्रबंधन, यानी कि जो वैदिक मैनेजमेंट है वो क्या है, उसका आधार क्या है। उसका आधार मेरे भाई था धर्म या फिर ड्यूटी। क्या था? धर्म था या फिर ड्यूटी। अब इसको किस तरह से समझेंगे, इसको इस तरह से समझो। सुन लो, देखिए भाई साहब, जैसे यज्ञ होना है ना, यज्ञ होना है, और यज्ञ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, है ना, पहले योजना बनानी पड़ेगी। जब योजना बन जाएगी उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम एक संगठन बनाएंगे, लोग जो होंगे उनको हम प्रॉपर काम देंगे, है ना, कि क्या क्या काम उन्हें करना है ना, यानी कि डायरेक्टिंग करेंगे। और जब सब चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम उनमें हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये सब चीजें वैदिक मैनेजमेंट में पहले से देखने को मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि जो चीजें आज मतलब निकाली जा रही, खोजी जा रही हैं, वो पहले से हमारे वेदों में वर्णित है, पहले से वेदों में बताई गई हैं। तो उसी तरीके से ये भी है धर्म ड्यूटी। जैसे भैया किसी से बोला गया कि आपको समुदाय इकट्ठा करना है, किसी से बोला गया कि आपको अग्नि का प्रबंध करना है, किसी से बोला गया कि आपको बहुत सारी मतलब जो चीज़ें हैं, तो ये सब जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी दी जाती थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय प्रबंधन, यानी कि एंशिएंट मैनेजमेंट है। उनका लक्ष्य क्या था भाई साहब? उनका लक्ष्य सिंपल सा था, समाज कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर की वो बात करते थे। नेक्स्ट आपका वेदों में नेतृत्व, लीडरशिप का मूल गुण क्या था भाई साहब? सेवा भाव था, है ना। सेवा भाव व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। 4 नंबर के वल्लानर की हम बात करेंगे, टीम वर्क का आधार क्या होता है? तो भाई साहब टीम वर्क के आधार की बात करेंगे, सहयोग होता है, कॉपरेशन होता है। नेक्स्ट आपका निर्णय, यानी कि डिसीजन मेकिंग का आधार क्या है? आपने कहा सर नैतिकता है, एथिक्स है। आप व्यक्ति के अंदर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके अंदर नैतिकता का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो मुझे लगता है कि चीजें कवर आप कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत बधाई, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में आपने समझ लिया। देखिए एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की महामैराथन वीडियो, 1 शॉट वीडियो हम आपको दे चुके हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेपर फंसाने की 100% गारंटी के साथ भाई साहब इस वीडियो को हमने डिजाइन किया था, है ना। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हमने बनाया था मेरे भाई। बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो भाई साहब बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों ने कहा था कि सर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी के लिए हमें रिवीजन मेरा करा दो। तो एक महामैराथन वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में डाला था, तो उसको भी देख लेना। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैराथन वीडियो आ चुकी है, 1 घंटे में पूरे 75 नंबर पक्के करने के वादे के साथ इस वीडियो को बहुत तगड़े अंदाज में हमने बनाया था। एक वीडियो और पूरा पेपर पास मेरे भाई, है ना। और जो भाई बहन हमारे यूनिट बाइट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, देखिए आपके पास अगर टाइम 1 से 2 घंटे भी है तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ताकि देखो मैराथन वीडियो देखने से ये होता है कि ऊपर ऊपर का ज्ञान हो जाता है, लेकिन अगर आप ये क्लासेस पढ़ लेते हैं तो ये आपको बहुत फायदा देंगी, अंदर से एकदम ताकत बना देंगी आपके अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी भी अपनी क्लास नहीं है, मात्र 20 से 25 मिनट में एक क्लास को हमने कंप्लीट किया है। चारों क्लास देखने को बैठ जाएंगे तो 1 सवा घंटे में आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की मिल जाएगी। बाकी दोस्तों को भेजना जरूरी है मेरे भाई, है ना। बहुत सारे दोस्त जो आपके परेशान हो रहे होंगे उनसे कह देना भैया परेशानी की दिक्कत की बात ही नहीं है। अब एक एक बात यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। एम विद सम स्टडी प्लेटफॉर्म कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और था और हमेशा रहेगा। देखिए 4 यूनिट को आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपका नेक्स्ट पेपर इसका हो तो भाई साहब इसको भी पढ़ें, इसकी भी बेहतरीन तैयारी सेम बिजनेस मैनेजमेंट जैसे ही हमने कराई है। बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके भी हम पढ़ा चुके हैं। अप्लाइड एथिक्स जो आपका माइनर है इसकी भी कंप्लीट मैराथन वीडियो हम आपको दे चुके हैं मेरे भाई, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से कह रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सबकी मैराथन दे चुके हैं। सबको हम क्लास वाइज यूनिट वाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास होती नहीं है भाई साहब, एक क्लास में 1 यूनिट हम कंप्लीट करते हैं, कोई पार्ट 2 पार्ट 3 की बात अपने से होती ही नहीं है, ठीक है। तो बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है ना। और दोस्तों को जरूर भेज देना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना और टेंशन फ्री हो जाएंगे आप अपनी बीकॉम से। विश्वास रखना अपने इस भाई पर। एक एक बात आपके माइंड में मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से फिट की होगी। और बताइएगा जरूर किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो अपना देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। आप सबके कमेंट हम पढ़ते हैं। राधे राधे, सीताराम, ओम।